नमस्कार। आज हम नया टॉपिक लेके हाजिर हैं इस चैनल में, हिस्ट्री बाय राकेश बावा। तो जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है कि भारत में राष्ट्रीय चेतना का उदय, ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस इन इंडिया। वैसे तो जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो 1857 की क्रांति हुई है उसे बहुत सारे इतिहासकारों ने, विशेषकर राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने, स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध ही माना है। लेकिन जो रियल में राष्ट्रीय चेतना जागृत होती है, उसका उदय जो होता है वो हम मान सकते हैं 19वीं सदी के अंत में, 1857 के बाद जो है उन घटनाओं के बाद होना शुरू हो गया। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लग पड़ा था कि चाहे वो क्रांति दबा दी गई, वो विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन वो कंपनी के खिलाफ जा सकते हैं, वो अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ जा सकते हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण रहे हैं। पश्चिम में बहुत सारी घटनाएं घट रही थी जिससे ये पता चलता है कि वो अंग्रेज जो हैं उनको हराया जा सकता है या उनके साथ युद्ध किया जा सकता है, संघर्ष किया जा सकता है। इटली को एबिसिनिया ने हरा दिया था। एबिसिनिया जो है एक छोटी सी कंट्री, इटली हार गया था। और जो लिटरेचर क्रिएट किया जा रहा था, वहाँ पर साहित्य क्रिएट किया जा रहा था आयरलैंड में, और फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो लिटरेचर क्रिएट किया फ्रांस में, और जो फ्रांसीसी विचारक हुए, वोल्टेयर, रूसो, दिदारो, तो इन सब ने कहीं ना कहीं प्रभावित किया। और बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स, विद्वान जो हैं, वो बाहर यूरोप में शिक्षा ग्रहण करने भी जाते थे। तो जब वो वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे तो उनकी बुक्स पढ़ते थे, उनके विचारों को ग्रहण करते थे, लेते थे, तो उन्हें पता चलता था कि किस प्रकार से क्रांतिकारी विचारों का उदय होता है। और आके उन्होंने वो विचारों को फैलाया भारत में। और ये कुछ मिले जुले कारण रहे हैं कि जिससे एक समरी अगर हम ये निकाले, सारियाँ निकाले, तो ये जो जागृत हुई है चेतना, राजनीतिक चेतना, ये इन मिले जुले कारणों का असर था। और भारत में भी कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी। उससे पहले कोई सोचता नहीं था कि हम कंपनी के खिलाफ या बाद में अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ अपनी आवाज़ भी उठाएं। अपनी आवाज़ भी नहीं उठाते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है ये चीज़ें होना शुरू हुई हैं। वैसे तो हम मानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में, वो एक पूरे पैन इंडियन जो रूप है, यानी कि पूरे भारत में की एक संस्था जो है उसको माना गया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। लेकिन मानते यही हैं कि वहीं से हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधुनिक इतिहास मानकर चलते हैं कि जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट है वो स्टार्ट वहीं से होती है कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद उसके अंदर बहुत सारी वेव्स आई हैं, बहुत सारी लहरें आई हैं। महात्मा गांधी का युग आया, एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट फेजेस आए, उनकी बात हम करेंगे। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले भी कुछ एसोसिएशंस या ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो फॉर्म हो चुकी थी, वो बाकायदा काम कर रही थी इस सिलसिले में। लेकिन फ़र्क इतना है कि उनका अपील जो है वो पैन इंडियन अपील नहीं है। वो कहीं ना कहीं एक संपूर्ण देश में नहीं फैली हुई थी, या पूरे देश के वर्गों का, पूरे देश के लोगों के हितों को आगे नहीं रख रही थी। वो एक स्पेसिफिक एरिया में, एक स्पेसिफिक वर्ग द्वारा, एक विशेष वर्ग द्वारा फॉर्म की गई एसोसिएशंस थी, लड़ रही थी, संघर्ष कर रही थी अंग्रेजी साम्राज्य की नीतियों के खिलाफ। लेकिन कहीं ना कहीं जो वर्ग इसे बनाता था, या जिस क्लास द्वारा ये इस्टेब्लिश की जाती थी, या जिस एरिया में इस्टेब्लिश की जाती थी, ये कमोबेश उन्हीं एरिया या उन्हीं वर्ग के लोगों की बात करती थी, वो एसोसिएशंस जो हैं। तो उनकी अप्रोच एक रीजनल अप्रोच हम कह सकते हैं। कहीं ना कहीं वो क्षेत्रीय होकर रह गई थी, वो बाहर नहीं निकल पाई, उस क्षेत्रवाद से बाहर नहीं निकल पाई। और बहुत सारी हैं, जैसे सबसे पहले जमींदारी सोसाइटी को हम ले सकते हैं कि ये फॉर्म की गई। जमींदारों ने अपने हित जो हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए इसको फॉर्म किया था। फिर बंगाल ब्रिटिश जमींदारी एसोसिएशन है, इसकी बात भी हम करेंगे, ठीक है ना। ये भी फॉर्म हुई, ये भी एक प्री कांग्रेस फेज जो है, प्री इंडियन नेशनल कांग्रेस फेज की संस्था है जो राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का कार्य कर रही थी, लेकिन रीजन स्पेसिफिक है। और फिर नेटिव एसोसिएशन भी साउथ इंडिया में कार्य कर रही है, दक्षिण भारत में जो कार्य है इनका स्टार्ट होता है, लेकिन बाकी जगह पर काम नहीं हो सका। मद्रास महाजन सभा जो है, मद्रास महाजन सभा जो है MG रानाडे, जिनकी बात हम प्रार्थना समाज के दौरान भी कर चुके हैं, वह भी साउथ इंडिया में ही काम कर रही हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है ये लंदन में फॉर्म की गई है, और ये की गई दादा भाई नावरोजी
तो ये क्वेश्चन जो हैं वो आ जाते हैं कई बार। तो ईस्ट इंडिया जो एसोसिएशन है वो दादा भाई नौरोजी ने फॉर्म की। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो हु इज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स? दैट इज दादा भाई नौरोजी, जो बाद में कांग्रेस से भी जुड़े और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी, धन की निकासी का सिद्धांत दिया। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने अर्थव्यवस्था वाला लेक्चर किया था, तो उसमें ये बात डिस्कस हो चुकी है। तो ये उन्होंने लंदन में फॉर्म की। उन्होंने कहा कि भारत में तो है, भारत में बन रही हैं एसोसिएशंस, अपने अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो क्यों ना एक एसोसिएशन जो है, कोई संस्था जो है वो बाहर यूरोप में, लंदन में भी होनी चाहिए। वहां पर पता चले उन लोगों को कि वो भारत में कैसी नीतियां लेकर आए हैं, किस प्रकार से भारत के लोगों के हितों का नुकसान हो रहा है, उनका नुकसान हो रहा है। इस वजह से ये स्टार्ट की। पूना सार्वजनिक सभा एम.जी. रानाडे ने शुरू की। एम.जी. रानाडे जो प्रार्थना सभा के साथ भी जुड़े हुए थे, तो उन्होंने पूना में ये पूना सार्वजनिक सभा शुरू की और वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके अंग्रेज़ों की नीतियों के खिलाफ जो है वो बात करनी शुरू की और लेख छापने जो है वो शुरू करते हैं वहाँ पर। फिर इंडियन एसोसिएशन जो है ये बंगाल में बनती है। एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट भी हुए थे, ठीक है। इनका संबंध जो है वो सिविल सर्विसेज के साथ है। पहले इंडियन सिविल सर्वेंट कहे जा सकते हैं। फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट जो है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं और साथ में इनको साथ मिला था आनंद मोहन बोस का, ठीक है। आनंद मोहन बोस और एस.एन. बनर्जी ने एक इंडियन एसोसिएशन नाम से ऑर्गेनाइजेशन बनाई, बंगाल में बनाई। तो ये बंगाल स्पेसिफिक होकर रह जाती है और बंगाल में इन्होंने एनुअल जो है एक तरह से मीटिंग करना भी शुरू किया। वो जो एक सालाना वार्षिक अधिवेशन होते हैं, है ना, वार्षिक बैठकें होती हैं, अधिवेशन होती हैं, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक पार्ट एंड फीचर बन गया था। वार्षिक अधिवेशन जो है वो आज तक चलते आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। तो लेकिन उनकी शुरुआत जो है हम कह सकते हैं यहाँ से होती है, इंडियन एसोसिएशन से शुरू होती है। 1883 में एक वार्षिक अधिवेशन इसका रखा गया था, पहली शुरुआत होती है। तो ये कुछ प्री आईएनसी फेज ये एसोसिएशंस हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये एक रीजन स्पेसिफिक होकर रह गई थी। तो पूरा पैन इंडियन अपील वाली जो ऑर्गेनाइजेशन हमें नजर आती है, सबसे पहले वो इंडियन नेशनल कांग्रेस नजर आती है, जो ए.ओ. ह्यूम द्वारा बनाई गई। ए.ओ. ह्यूम एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। पैन इंडियन अपील की पहली संस्था कौन बना रहा है? एक अंग्रेज बना रहा है, एक ब्रिटिश बना रहा है भारतीयों के लिए, कि वो अपने विचारों को व्यक्त कर सके, वो इनकी नीतियों के खिलाफ जो भी बात कहना चाहते हैं वो कह सके। क्यों बनाई गई? तो एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का जिक्र इतिहासकार करते हैं, पर कई इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं होते, ठीक है। तो एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी की बात भी होती है। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दी गई कि ए.ओ. ह्यूम जो साहब हैं उन्होंने 1857 की घटनाओं के बाद ये सोचा, भाई ऐसा कभी भी घटित हो सकता है, तो क्यों ना कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पहले ही बना दी जाए, लगे कि ये अंग्रेज़ों की नीतियों के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रोसेस, उसकी प्रक्रिया इतनी धीमी हो, उसे लेजिस्लेटिव प्रकार से एक ब्यूरोक्रेटिक मेज में उलझा के रख दिया जाए कि जो इंडियंस हैं, जो बाकी भारतीय हैं, वो रिवोल्ट करना भी चाहें तो ना कर सके। इसे हम सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कहते हैं। तो ये हो सकता है ए.ओ. ह्यूम साहब का ये विचार रहा हो। तो उन्होंने जो तत्कालीन वाइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन, उस टाइम जो वाइसरॉय थे जब कांग्रेस बनती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन को ये सुझाव दिया था, लॉर्ड डफरिन को ये सुझाव दिया ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने का। और कुछ उदारवादी विचारों को रखने वाले इंडियंस जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन ली हुई थी और जो पाश्चात्य विचारों से प्रभावित थे, है ना, और अलग अलग जो है प्रोफेशन से जुड़े हुए थे, बैरिस्टर बहुत अधिक थे, उनमें वकील बहुत अधिक थे, उनको ये विचार रखा गया। और वो उनकी एलिनेशन, उनकी एफिलिएशन थोड़ी अंग्रेज़ों के साथ इसलिए भी थी क्योंकि वो उनके शिक्षा पद्धति से प्रभावित थे, हम ये कह सकते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत हॉल बॉम्बे में ये गोकुलदास हॉस्पिटल भी है, एक गोकुलदास रोड भी है, तो वहाँ पे बहुत पुराना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत हॉल था। संस्कृत कॉलेज भी है इनके नाम पे। वहाँ पे ये मीटिंग होती है, 72 डेलीगेट्स जाते हैं। तो पहली मीटिंग में ये
72 डेलीगेट्स जो हैं वो शामिल होते हैं, जो अलग अलग प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते थे। और पहले प्रेसिडेंट जो हैं वो WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी वो पहले प्रेसिडेंट चुने जाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को। और हुयूम साहब जो है वो जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। तो इस प्रकार से 28 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक ये अधिवेशन चलता है। 3 दिन का अधिवेशन 1885 में चलता है। और आगे जाके हमने कांग्रेस की डिटेल में भी बात करनी है, उनकी वर्किंग किस प्रकार की होती थी, उनकी फेजेस की भी बात करेंगे। लेकिन उस 3 दिन में होता क्या है कि पूरे साल में, पूरे वर्ष में जो भी अंग्रेज़ों की नीतियाँ रहती हैं उस पर विचार किया जाता था, डिस्कशन होती थी और पिटिशन्स ली जाती थी और प्रार्थना पत्र जो था वो दिया जाता था, जो कि आगे वाइसरॉय को दिया जाता था और वाइसरॉय हायर अथॉरिटीज़ में जो इंग्लैंड में है वो पहुंचा देते थे। इस प्रकार से ये एक पैन इंडियन अपील वाली ऑर्गेनाइजेशन शुरू तो हो जाती है। लेकिन ये शुरू क्यों की गई, इसकी मंशा के पीछे, इसकी नीयत के पीछे मतभेद हमेशा से रहे हैं कि क्या वाकई ये संस्था जो है वो भारत की स्वतंत्रता संग्राम को चाहती थी या कुछ संवैधानिक सहूलियतें लेने के लिए थी, या वाकई ये एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी थी ताकि भारत में जो 1857 में माहौल भड़का था वैसा माहौल, वैसा एटमॉस्फेयर कहीं दोबारा से ना भड़क उठे। तो इस प्रकार से कांग्रेस की शुरुआत होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है वो शुरुआत होती है यहाँ पर भारत में। तो उम्मीद करता हूँ कि जो ये आज कांग्रेस के बारे में हम थोड़ा सा समझ पाए हैं, फॉर्मेशन के बारे में, ये आपको पता चल गया होगा। और प्रश्न निकल के आते हैं इसमें से, पहला प्रेसिडेंट पूछा जा सकता है, कहाँ शुरुआत हुई वो पूछा जा सकता है, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या है वो पूछा जा सकता है, प्री कांग्रेस फेज की जो एसोसिएशंस हैं उनके नाम जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न इस टॉपिक से आ जाते हैं। आई होप that you have liked this lecture. So kindly subscribe to the channel History by Rakesh Bawa. Thank you very much.